सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश में अक्सर जो है फंडामेंटल राइट को लेकर बहस होते रहते हैं कि मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, ये है वो है, आर्टिकल 14 ये है तो 15 ये है, 25 अक्सर चर्चे में रहता है, जबकि धार्मिक मामले जब उठते हैं तो अभी यूसीसी पर भी जब बात हो रही थी तो 25 का मामला हो रहा था। मेरे सामने संविधान के ज्ञाता हैं दिनेश कुमार जी LLM। एक मिनट पीछे रुका, दिनेश कुमार नहीं, दिनेश सिंह कहिए। ठीक, दिनेश कर देंगे। मेरे सामने संविधान के जानकार हैं, LLM हैं, और दिनेश सिंह जी हैं, और LLM किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा परिचय कराने की जरूरत नहीं है। इनसे हम जानेंगे आखिर के ये जो भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, और वर्तमान समय में कितने कौन प्रासंगिक हैं और अप्रासंगिक हैं, इस पर मैं बात करूंगा। दिनेश सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूँ, देश में पिछले कई वर्षों से एक बहस आर्टिकल 25 को लेकर जी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। हालांकि 14, 15, 16 सब पे बहस होती रहती है बारी बारी से, मैं उस पर भी अभी बात करूंगा। 25 पर मैं जानना चाहूंगा, ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो कही जाती है, ये पूरा मामला क्या है? मैंने अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जी अगर पूरे जो मूल अधिकार है उनको समझ लिया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ज्यादा दर्शकों के लिए ज्यादा लाभकारी। बिल्कुल। संविधान का जो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है, कुल 23 मूल अधिकार है। मूल अधिकार होते क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। मूल अधिकार का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जिसके बिना मनुष्य जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, जिन अधिकारों के बिना मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है, तो वो हैं 6 अधिकार: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 6 मूल अधिकार हैं। ठीक। लेकिन ये 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। संविधान में मूल अधिकार के नाम पर ज्यादातर दंडात्मक प्रावधान है और मूल अधिकार भी नहीं है, वो सरकार को डायरेक्शन है। दूसरी बात अहम यह है कि जो मूल अधिकार हैं इनको संविधान में गारंटीड नहीं किया गया, गारंटी नहीं दी गई है। सरकार जब चाहे उन्हें कम कर सकती है, छीन सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। तो जैसे आर्टिकल 12 से लेकर है, तो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया इन्होंने, स्टेट को भी पूरी तरह से नहीं बताया। ठीक है। आर्टिकल 13 में सामान्य सिद्धांत है, आर्टिकल 14 में भी सामान्य सिद्धांत है, आर्टिकल 15 में लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता है, 17 में भेदभाव नहीं किया जाएगा, समानता है। आर्टिकल 17 में 80% का अंत, लेकिन 80% शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि अनटचेबिलिटी होती क्या है, उसको डिफाइन नहीं किया गया। ये दंडात्मक प्रावधान है, बोले इसका निषेध किया जाता है। आर्टिकल 18 में स्टेट को डायरेक्शन है कि राज्य ऐसी कोई उपाधि नहीं देगा, डायरेक्शन है। अब आपको ही मैं पूछ लूं, सर जो आर्टिकल 18 है उसका आपके जीवन में कोई उपयोग है? बताइए। मेरे जीवन में कोई उपयोग नहीं है क्या? नहीं, चर्चे में ही नहीं है जी। अब दूसरी बात है, आर्टिकल 19 में इन्होंने स्वतंत्रता दी है। बोले आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको सभा करने की स्वतंत्रता है, संगठन करने की बनाने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, और कहीं पर भी बस जाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। इस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है। लेकिन ये दी तो गई है आर्टिकल 19(1) के द्वारा, लेकिन 19(2) के द्वारा छीन ली गई है। बोले सरकार को जब लगेगा तब वो छीन लेगा। यानी सरकार को लगेगा कि आपके घूमने से खतरा है तो रोक दिया जाएगा, आपके बोलने से खतरा है तो रोक दिया जाएगा। अभी आप देखिए, थोड़े समय पहले किसान आंदोलन हुआ, आर्टिकल 19 पार्ट 2। जी जी। क्या उसको कैसे डिफाइन करते हैं? आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है, उससे रोक लगाई क्लॉज 1 में मिल रहा जी, रोक लगाई गई। क्लॉज 2 में फिर सरकार अभी मैं 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे किसान आंदोलन चला, तो सरकार ने उनको रोड पे रोक दिया, रोकने के लिए लंबी लंबी कीलें लगा दी, कंक्रीट कर दी और फोर्स लगा दिया। बताइए कहाँ है बोलने की आजादी, भ्रमण की आजादी कहाँ है? अभी डॉक्टर रितु सिंह आंदोलन कर रहे थे, वहाँ कॉलेज का जो गेट के पास परिसर है वहाँ 144 लगा दी, बोले आप सवारी पानी डाल दिया गया। हाँ जी। तो ये आर्टिकल 19 है, उसको सरकार कभी भी छीन सकती है। तो ये अधिकार गारंटीड नहीं है सरकार के द्वारा कि बोले सरकार चाहेगी तब आपको चाहेगी तब होगा। ये बात आर्टिकल 20 है, 20 में है 2 सिद्धि से संरक्षण। सर इसका लाभ आपको तब मिलेगा जब आप किसी अपराध में आरोपी होंगे। यदि आरोपी नहीं है तो इस आर्टिकल का आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आर्टिकल 21 भी कहता है जीने का अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी को सजा फांसी देनी है तो ट्रायल करके देंगे। तो ये भी एक प्रोसेस बताती है, ना कि ये राइट है हमारा। इसके अलावे आर्टिकल 22 है, उसमें है गिरफ्तारी से संरक्षण। जो गिरफ्तारी से संरक्षण है, इसका
जो लाभ है वो हर एक नागरिक को नहीं मिलता। आर्टिकल 23 परिस्थिति जिसके साथ आएगी तो मिलेगा, हाँ? वरना कोई मतलब ही नहीं बनता। आर्टिकल 24 मनुष्य के क्रय विक्रय पर निषेध लगा दिया, बलात्कार पर रोक लगा दी। 23 में बच्चों को जबरन काम नहीं कराया जाए और ये वो पर रोक है 24 में। बाल श्रम पर रोक लगा दी 23-24 के द्वारा, और मानव के व्यापार वगैरह पर। आर्टिकल 25 जो आपने कहा वहां पे, आर्टिकल 25 से लेकर 27 तक धर्म की स्वतंत्रता दी गई। धर्म की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका अबाध रूप से प्रचार प्रसार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है धर्म के लिए, लेकिन दूसरे की आज़ादी है वो खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे कर सकता है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, एक नेता हुए पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर, दक्षिण भारत के बहुत जाने माने लीडर रहे। उन्होंने एक आंदोलन किया कि जो आर्टिकल 25 और 26 है ये वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को स्थापित करता है। उनका तर्क था कि ये आर्टिकल के द्वारा हिंदुओं को आजादी दी गई है कि वो अपने मूल अधिकार को माने, यानी धर्म को माने। जैसे ही उनको ये मूल अधिकार मिलता है तो वो अपने धर्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो अपनी वर्ण और जाति व्यवस्था की, अपने धर्म ग्रंथों की प्रैक्टिस करते हैं। इसकी वजह से जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था स्थापित होती है। उन्होंने इसके लिए 26 नवंबर 1957 को अपने 10,000 समर्थकों के साथ सरकार को ऐलान दिया कि इसको हटा लो, पहले इसमें अमेंडमेंट कर लो। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी अल्टीमेटम के बाद, तो उन्होंने संविधान के वे प्रावधान जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को बचाते हैं उसको उन्होंने जला दिया, और 10,000 समर्थकों के साथ वो जेल में गए। उन्होंने कोई भी वकील करने से, अपील करने से, दलील देने से इनकार कर दिया, और जज को कहा कि जो भी बड़ी से बड़ी सजा हो सकती हो वो सजा हमें दो। तो उन 3,000 लोगों को सजा हुई, जिसमें से पेरियार साहब भी जेल में रहे, 3,000 के करीब लोग जेल में रहे, बाकी को छोड़ दिया गया, 16 लोगों की डेथ हुई। तो पेरियार साहब का तर्क ये था कि धर्म देखिए एक निजी वस्तु है, आप इसे राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इसे मूल अधिकार के तौर पर दे देंगे तो फिर देश में उपद्रव होगा, देश दूसरी ओर लड़ाई शुरू हो जाएगी, देश दूसरी तरफ चला जाएगा। ये निजी विषय है, इसे निजी अधिकार तक रहने। बात तो कही जाएगी कि पेरियार साहब का वो तर्क अब धीरे धीरे सिद्ध होने लग रहा है। जी, पेरियार साहब बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने उनके आंदोलन की वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने स्टेटमेंट दिया था 2 सितंबर 1953 को कि ये संविधान मैंने नहीं बनाया है, इस संविधान से किसी का भी भला नहीं होगा, मुझे अवसर मिले तो सबसे पहले मैं इस संविधान में आग लगाऊंगा। यह बात कही थी डॉक्टर अम्बेडकर ने। और ऑन रिकॉर्ड, जी ऑन रिकॉर्ड। एक बात और देखिए, बात जब हिंदू धर्म की चली रही है, हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है वो वर्ण और जाति पर आधारित है। संविधान निर्माता इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि वर्ण और जाति देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होंगे। फिर भी उन्होंने बड़ी चतुराई से जो हिंदू धर्म का वर्ण सिस्टम था उसको मॉडिफाई करके संविधान में इंक्लूड कर दिया। जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसको मॉडिफाई करके जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी इस तरह से करके 4 के 4 ही रह गए। और जो मनुस्मृति के समय में जाति व्यवस्था थी, उस समय जाति प्रमाण पत्र नहीं था। आज जाति प्रमाण पत्र भी बोले आप एसडीएम और तहसीलदार से जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लाओ। तो ये वाले सूत्र बनाए गए, ये मूल अधिकार के द्वारा एक खतरनाक तरीके से स्थापित कर दिया। संविधान पर डिबेट होना चाहिए। अब आपको बहुत सारी बातें नहीं आ रही हैं। जी जी जी। तो ये खतरनाक तरीके से जो नई वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, संविधान में स्थापित कर दी, और इसके द्वारा एक तरह से देश को हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। जबकि देश में एकता स्थापित करने के लिए वर्ण, जाति, सारी पहचान खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन वो मूल अधिकारों के द्वारा स्थापित की गई है। ये चीज समझनी पड़ेगी। अब मैं आता हूं, आपको दूसरी बात को लेके आता हूं। जैसे आर्टिकल 29-30 है, उसमें अल्पसंख्यकों के संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए हैं। वो तो आप देख रहे हैं कि कितने अधिकार हैं, सारी चीजें प्रैक्टिकल में है। आर्टिकल 32 है, 32 से कहता है कि हम संवैधानिक जो मूल अधिकार है उनका हम उपचार देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मनुष्य के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, तो वो उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। ये लोगों को पढ़ने में, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए आपको फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इसे सोचिए कि जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है, आंध्रा का है, केरला का है, और उसके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, तो वो बेचारा यहाँ तक का किराया नहीं जुटा पाएगा, गरीब आदमी। बहुत सारी कठिनाइयां हैं सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक आ जाएगा भी तो एडवोकेट की फीस पे नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर देखिए, अगर मेरे साथ कोई क्राइम होता है, तो मेरे साथ क्राइम होता है तो उसकी प्रक्रिया बहुत सरल है कि मैं जाऊं, पुलिस को फोन से ही पहले बुला लूं, 100 नंबर या 112 पे कॉल करके। पुलिस नहीं आती है तो थाने में जाकर के मैं एफआईआर करा दूं। अगर थानेदार भी नहीं सुनता है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है कि मैं कोर्ट में जाकर के प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है तो थाने में नहीं बोल सकते हैं। प्रक्रिया इतनी जटिल है, कुछ पूछो मत।
तो यह देने और ना देने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक केस फाइल किया था सीए एनआरसी को लेकर के, उसमें अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया। अच्छा, आपने फाइल किया था? जी जी, क्या था आपका क्लेम? जजमेंट ही नहीं आया। मेरा क्लेम जो सीए एनआरसी का जो मूवमेंट था उसको लेकर के था, वो भटक जाएंगे विषय को लेकर। अच्छा। तो मैं ये कहने का मतलब ये है कि कोर्ट के अंदर अगर आप न्याय पाने जाएंगे भी तो आपकी उम्र गुजर जाएगी, न्याय नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, कई मुकदमे हैं। पीआई नंबर 180 हम लोगों का भी है, तो 2004 से चल रहा है। जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डिनाइड वाली बात है। तो गंभीर जब तक देश की न्यायिक प्रक्रिया दुरुस्त नहीं होगी तब तक फंडामेंटल राइट कैसे हो जाएंगे? मैं ये लगभग ये बातें आ गई, तस्वीर साफ हो गई आपकी बातों से। एक आर्टिकल 44 पर डिबेट आजकल चल रहा है जी, यूनिफॉर्मिटी पर, इक्वलिटी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जो बातें सामने जी। लेकिन आर्टिकल 36, 38 इस पर बहस देश में क्यों नहीं होती है? जैसे महिला और पुरुष एक ही कंपनी में काम कर, महिला का वेतन 6,000, पुरुष का 12,000। क्या जेंडर इक्वलिटी कहेंगे इसको? क्या नहीं, भेदभाव है? बिल्कुल है ना। लेकिन इस पर और यहाँ है, बिल्कुल है, सभी कंपनियों में प्रैक्टिकल में है। बात यह है सर, जब वो धारा 44 आर्टिकल 44 को लाया जा रहा तो संविधान निर्माताओं ने इसको जानबूझ करके रखा ताकि देश में आगे चल के जो संविधान बन रहा था उसकी भी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। उस समय क्या हुआ कि जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ उसके थोड़े समय बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। मुस्लिम लीग के सदस्य अपनी सदस्यता छोड़ करके पाकिस्तान चले गए, उनकी जगह पर सदस्य वो हटे, हाँ, नए सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया। संविधान सभा के अंदर हिंदूवादी लोगों का बहुमत हो गया। जब हिंदूवादी लोगों का बहुमत हो गया तो उनको लगा कि देश का जो बंटवारा है वो धर्म के आधार पर हुआ है, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान। तो हिंदुओं ने संविधान हिंदूवादी मानसिकता को मद्देनजर रख के बनाया है। उन्होंने आर्टिकल 44 को जबरदस्ती से रखा, और रखा तो वो लागू भी कर सकते थे लेकिन उसको छोड़ दिया उन्होंने बड़ी चतुराई से। भविष्य में जब परिस्थितियां हमारी फेवर में निर्मित होंगी, जब हमारे अंदर पूरी डिक्टेटरशिप आ जाएगी, तानाशाह बन जाएंगे, तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको भी फिर हम अपनी कानून से हाकेंगे। तो ये मैं समझता हूं कि ये संविधान निर्माताओं की सोची समझी चाल थी आर्टिकल 44 लाना, ये जबकि हो ही नहीं सकता। आर्टिकल यानी सिविल समान नागरिक संहिता है, वो नहीं बन सकती, पॉसिबल है ही नहीं। आप मुझे बताइए कि मैं अपने लॉ से गवर्न होऊंगा, आप अपने लॉ से गवर्न होंगे, और सरकार कह रही है कि नहीं मैं हिंदू हूं तो सब लोग हिंदू लॉ से गवर्न होंगे, कैसे हो जाएंगे? ये पॉसिबल है? तो मतलब आपको लग रहा है, एज ए मैं विधि विशेषज्ञ नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे एज ए सिख कम्युनिटी की तरफ से मैं आपको मान लीजिए प्रतिनिधि मानता हूं, अगर आपसे कोई माइक लगाकर कोई भी मीडिया पूछे तो क्या आप कहेंगे, क्या पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? पॉसिबल कतई नहीं, कतई नहीं। यानी भारत में जिस तरह की व्यवस्था है, धार्मिक जी और सामाजिक जी और सांस्कृतिक जी, उन व्यवस्थाओं में एक कानून से हाँकना मुश्किल है। आप एक चीज समझ लीजिए, ये कंट्राडिक्टरी नहीं लगता आपको? विरोधाभासी बिल्कुल लगता है। जैसे फंडामेंटल राइट कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को अंतःकरण से मान सकता है, आर्टिकल 44 कह रहा है कि नहीं तुम शादी विवाह जो कुछ भी करोगे वो हमारे हिसाब से करोगे, तो ये कंट्रेरी है। और फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 13 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि मूल अधिकारों को न तो छीना जा सकता न कम किया जा सकता है। हाँ, वो बात अलग है, सरकार बदमाशी करे तो कुछ भी कर सकती है, तो ये एक तरह से कंट्रेरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी मालूमात इस पर हुई, और समय मिलेगा तो हम लोग फिर इस पर आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने।